हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अलग अलग वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद टीएमवी का डिस्कस किया, उसके बाद बैक्टीरियोफाज का डिस्कस किया। आज हम लोग वायरस की रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। वायरस में जो रिप्रोडक्शन है ये दो टाइप से हो सकते हैं, राइट। ये दो टाइप से हो सकते हैं। कैसा कैसा हो सकता है? एक हो सकता है आपका क्या, फाजिक रिप्रोडक्शन, FHAGI की फाजिक रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है? और दूसरा होता है आपका, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। क्या होता है? पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन। आप दोनों का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, राइट। दोनों का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। फाजिक रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फाजिक रिप्रोडक्शन में वायरस का जो जीनोम होता है, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होता है, सिर्फ वही होस्ट सेल के अंदर जाता है। उसका कैप्सिड और उसका एनवेलप अगर प्रेजेंट है तो बाहर ही रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जो है वो अंदर जाएगा। लेकिन पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन में क्या होता है? होल वायरस पार्टिकल एक्सेप्ट फॉर द एनवेलप इफ प्रेजेंट, मतलब होल वायरस पार्टिकल क्या करेगा? होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा, राइट। होल वायरस पार्टिकल मतलब कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड, राइट। एनवेलप जो है वो अभी भी बाहर ही रहेगा, लेकिन कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड जो है वो अंदर चला जाएगा, राइट। अगर कैप्सिड प्रेजेंट हुआ तो फैजिक रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? फैजिक रिप्रोडक्शन में लिखेंगे ओनली द न्यूक्लिक एसिड, ओनली the nucleic acid of virus, only the nucleic acid of virus enters, only the nucleic acid of the virus enters the host cell, enters the host cell। सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड जो है वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा, कैप्सिड बाहर ही रह जाएगा, और एनवेलप अगर प्रेजेंट है तो वो भी बाहर ही रह जाएगा। अदर साइड, ऑन द अदर हैंड, पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगा? द होल वायरस पार्टिकल, द होल वायरस पार्टिकल, होल वायरस पार्टिकल enters the host cell, enters the host cell except क्या हो जाएगा? except आपका envelope विद इन ब्रैकेट लिखेंगे इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है एनवेलप तो, क्योंकि हमने क्या देखा था? एनवेलप हर एक वायरस में नहीं देखा जाता है, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं? पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं टीएमवी में, टोबैको मोजाइक वायरस में, हम लोग देखते हैं एचआईवी में, राइट। और कहाँ देखते हैं? और हम लोग देखते हैं हेपाटाइटिस बी में, हेपाटाइटिस बी एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये तीन मोस्ट कॉमन है, टीएमवी, एचआईवी एंड हेपाटाइटिस बी। इनमें क्या देखा जाता है? इनमें पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन में देखा जाता है। कहाँ? उसमें क्या होता है? द होल वायरस पार्टिकल, मतलब कैप्सिड प्लस न्यूक्लिक एसिड दोनों ही आपके होस्ट सेल के अंदर जाएगा, लेकिन क्या नहीं जाएगा? एनवेलप नहीं जाएगा, राइट। और ऑन द अदर हैंड अगर फाजिक रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? ओनली द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस इसके अंदर जाएगा, कैप्सिड और एनवेलप अगर प्रेजेंट हुआ तो एनवेलप तो वो बाहर ही रह जाएंगे, राइट। अब ये जो फैजिक रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ, पिनोसाइटिक सेम है। अब जो फैजिक रिप्रोडक्शन है ये दो टाइप से हो सकते हैं। कौन सा टाइप से हो सकते हैं? दो टाइप से बेसिकली हो सकते हैं। एक हो जाएगा आपका क्या? एक होता है आपका क्या? नंबर वन, या तो लाइटिक साइकिल होता है, लाइटिक साइकिल, और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका हो जाएगा लाइसोजेनिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल। एक होगा आपका लाइटिक साइकिल और दूसरा हो जाएगा आपका लाइसोजेनिक साइकिल। क्लियर?
लाइटिक साइकिल कहाँ होता है? occurs in virulent phases. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा T2 बैक्टीरियोफाज या फिर T4 बैक्टीरियोफाज T2 बैक्टीरियोफाज एंड T4 बैक्टीरियोफाज में हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग लाइटिक साइकिल देखेंगे, राइट, एंड अकर्स इन विरुलेंट फाज। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि T2 फाज बैक्टीरियोफाज और T4 बैक्टीरियोफाज को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विरुलेंट फाजेस। अब विरुलेंट फाजेस क्या है, टेम्परेट फाजेस क्या है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, वो बहुत डिटेल में डिस्कशन है, उतना ज्यादा आपको जरूरत नहीं, फिर एक ओवरऑल आइडिया आप ले लीजिए, राइट। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की, तो यहाँ पे क्या होगा? अकर्स इन टेम्परेट फाज। तो लाइटिक साइकिल कहाँ होगा? लाइटिक साइकिल होगा विरुलेंट फाज में, और लाइसोजेनिक साइकिल कहाँ होगा? लाइसोजेनिक साइकिल होगा टेम्परेट फाज में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या? लैम्डा फाज। इसको बस ये एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखिएगा, और कुछ याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं, इतना याद रखिएगा। फैजिक रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? न्यूक्लिक एसिड जा रहा है। पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड जा रहा है, एनवेलप बाहर रहता है। पिनोसाइटिक रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? HIV में होता है, हेपेटाइटिस बी में होता है, TMV में होता है, एक्सेट्रा और भी हो सकता है, लेकिन ये 3 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। फैजिक रिप्रोडक्शन हम लोग 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है लाइटिक साइकिल, दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल कहाँ देखा जाएगा? विरुलेंट फाज में। विरुलेंट फाज कौन कौन है? T2 बैक्टीरियोफाज है, T4 बैक्टीरियोफाज है, राइट। और लाइसोजेनिक साइकिल कहाँ देखा जाएगा? टेम्परेट फाज में। टेम्परेट फाज का एग्जाम्पल क्या है? लैम्डा फाज। बस इतना याद रखिए तो आपका काम चल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बस खत्म हो गया आज का लेक्चर। नहीं हुआ आज का लेक्चर खत्म, क्या होना कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल थोड़ा सा उनको स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे कि भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इंपॉर्टेंस है क्या, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज अगर आप लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल को पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में आइडिया लेंगे, तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाएगा। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इस दोनों साइकिल से एक भी क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे तो ये दोनों पढ़ने की जरूरत क्या है, राइट। ये दो पढ़ने की जरूरत क्या है हमें, अगर क्वेश्चन ही हमें पूछे नहीं जाएंगे तो ये हम पढ़े क्यों, राइट। तो हमें ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम जब 12th में जाएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देख पाएंगे, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जहां हम लोग मतलब एकदम अचानक से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा चीजें। अगर आप लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल का एक ओवरऑल आइडिया अभी ले लेंगे तो क्या होगा, 12th में जाके जब हम लोग जेनेटिक्स या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जब पढ़ेंगे, तब आपको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तब भी होगा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी से थोड़ा बहुत तैयार होगा। आपका जो बेस है कि एक वायरल डीएनए अंदर कैसे जाता है, वायरल डीएनए अंदर जाके क्या क्या कर सकता है, कैसे वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है, ये चीजें अगर एक ओवरऑल आइडिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आपके पास दोनों का अगर रहेगा, तो आपको 12th में जाके बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होंगी जिसको समझने में आसानी होगी। ये आपका बेस बनेगा, उसके ऊपर 12th में जाके आपका बिल्डिंग खड़ा होगा। तो बेस जितना आपका स्ट्रांग बनेगा, बिल्डिंग उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, सिंपल लॉजिक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना आप कर लोगे, जितना मैंने बताया उतना आप लिख लोगे तो काफी है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बेस को अगर और स्ट्रांग करना है ताकि 12 में जाके कोई दिक्कत वाली बात ना रहे, तो आपको लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल का एक ओवरऑल आइडिया यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट। इसी वजह से हम लोग अभी लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के जो स्टेप्स है सिर्फ उनको विथ डायग्राम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, बस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा नहीं मिलने वाला।
अगर आप समझेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा, सिंपल लॉजिक। इसी वजह से समझना बहुत जरूरी है, राइट। इसी वजह से क्या है, इसी वजह से समझना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे लाइटिक साइकिल। हेडिंग डाल दीजिए लाइटिक साइकिल। एकदम आराम आराम से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे, कोई हड़बड़ी या जल्दी करने की जरूरत नहीं। ओके, लाइटिक साइकिल की अगर बात करें तो लाइटिक साइकिल में क्या होगा, लाइटिक साइकिल में पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं स्टेप 1 को, एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। इस वाले स्टेप में क्या होता है, इस वाले स्टेप में क्या होता है कि बैक्टीरियोफाज जो है, लाइटिक साइकिल हम कहाँ देखते हैं, T4 एंड T2 बैक्टीरियोफाज में। तो बैक्टीरियोफाज जो है वो क्या करेगा एडजॉर्प्शन में, बैक्टीरियोफाज जो है वो होस्ट सेल के ऊपर, होस्ट सेल वॉल के ऊपर जाके बैठेगा, सिर्फ बैठेगा। अब ये क्यों बैठेगा, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो होस्ट सेल का जो टेल फाइबर्स है, बैक्टीरियोफाज का जो टेल फाइबर्स है वो किससे बना है, प्रोटीन से बना है। और प्रोटीन में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। टेल फाइबर में क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है। और सेल वॉल में, मतलब होस्ट के जो सेल वॉल है, T4 फाज किसको अटैक करेगा, ई कोलाई को अटैक करेगा, राइट। कौन से बैक्टीरिया को अटैक करेगा, ई कोलाई को अटैक करेगा, राइट। तो उसका जो सेल वॉल है, जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, उस सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो टेल फाइबर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप है, और सेल वॉल में क्या है, नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, याद करो हमने जब बैक्टीरियोफाज का टेल फाइबर पढ़ा तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट अटैचमेंट जो होता है, फर्स्ट अटैचमेंट जो से होता है होस्ट सेल के सेल वॉल के साथ, वो किसका होता है, टेल फाइबर का होता है, राइट। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका एडजॉर्प्शन। तो इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक होस्ट सेल है, ये क्या है, ये एक होस्ट सेल है, राइट। ये होस्ट सेल का क्या है, ये होस्ट सेल का जीनोम है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द होस्ट सेल, होस्ट सेल। और बैक्टीरियोफाज किसे कहते हैं, जो बैक्टीरिया का अटैक करता है, तो दिस इज द बैक्टीरियल सेल, सिंपल लॉजिक। और ये क्या है, दिस इज बैक्टीरियल जीनोम, क्या लिखेंगे इसे, बैक्टीरियल जीनोम। ये है बैक्टीरियल जीनोम, ये है बैक्टीरियल, और ये है उसका सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है, नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप है, और टेल फाइबर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप है। अब क्या होगा, अब बैक्टीरियोफाज कहाँ बैठेगा, यहां बैठेगा। फर्स्ट अटैचमेंट, ये उसका टेल फाइबर के थ्रू उसने फर्स्ट अटैचमेंट किया। उतना डिटेल में आपको ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए जितना चाहिए उतना ड्राइंग कर लीजिए, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज T4 फाज। ये क्या है, ये T4 फाज है, ये होस्ट सेल है, और ये बैक्टीरियल जीनोम है। और T4 फाज के अंदर क्या रहेगा, T4 फाज के अंदर रहेगा क्या, उसका क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसका जीनोम क्या होता है, उसका जीनोम होता है क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सो दिस इज नथिंग बट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हो गया आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब फर्स्ट अटैचमेंट, ये उसका पहला स्टेप हो गया, क्लियर। दिस इज पहला स्टेप, क्लियर। दूसरा स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पे स्टेप लिखता जाऊंगा और यहाँ पे साइड में डायग्राम ड्रॉ करता जाऊंगा। आप स्टेप लिखेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर स्टेप लिखेंगे, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर स्टेप लिखेंगे, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके। मैं यहाँ पे मिटा मिटा के डायग्राम को ड्रॉ करता जाऊंगा। तो एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एडजॉर्प्शन के बाद स्टेप 2 क्या होगा, इन्फेक्शन। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, स्टेप 2 होगा, लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा इन्फेक्शन। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा इन्फेक्शन।
अब क्या होगा इन्फेक्शन में, क्या होगा याद करो, जब हमने पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट अटैचमेंट जो होगा वो टेल फाइबर के थ्रू होगा, लेकिन सेकंड अटैचमेंट जो होगा वो किसके थ्रू होगा, टेल पिन के थ्रू होगा। याद है टेल पिन, ये मान लो बैक्टीरियल सेल वॉल है और ये टेल पिन है। टेल पिन क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर चला जाएगा, एकदम अंदर चला जाएगा, एकदम कस के बैठ जाएगा उसके ऊपर, राइट। तो इन्फेक्शन में क्या होगा, और क्या होगा, और जो बैक्टीरियोफाज का जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो क्या, कोर के थ्रू, हॉलो ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाएगा। तो कैसा डायग्राम दिखेगा, डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या है, दिस इज द होस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल, राइट। ये क्या है उसका, ये क्या है, दिस इज द बैक्टीरियल जीनोम, जो हमने पढ़ा है बैक्टीरियल जीनोम। और ये क्या है, ये है हमारा बैक्टीरियोफाज, क्या है ये हमारा, ये है हमारा T4 बैक्टीरियोफाज। ये क्या है, ये है हमारा T4 फाज। T4 फाज के अंदर क्या था, T4 फाज के अंदर क्या था, T4 फाज के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को वो कहाँ भेज देगा, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को वो इसके अंदर भेज देगा। सो दिस इज नथिंग बट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसको हम लोग फाज डीएनए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फाज डीएनए। फाज डीएनए अंदर चला गया तो हो गया इन्फेक्शन, राइट। अब याद करो जब हमने वायरस को पढ़ा था तो फर्स्ट जिस दिन हमने कैरेक्टर डिस्कस किया था तो हमने क्या बोला था कि वायरस जब भी होस्ट सेल के अंदर जाता है उसका जीनोम क्या करता है, पहले ही होस्ट सेल का जितने भी मशीनरीज है उनको हाईजैक कर लेता है। अब तक होस्ट सेल के जो मशीनरीज थे वो क्या कर रहे थे, उनके लिए एंजाइम बना रहे थे, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे, जो भी काम है उनका होस्ट सेल का वो कर रहे थे। अब वायरल जीनोम जाके इसको पूरा का पूरा हाईजैक कर लेगा और बोलेगा कि अब मैं जो बोलूंगा तुम वही एंजाइम बनाओगे, मैं जो बोलूंगा तुम वही प्रोटीन सिंथेसिस करोगे, मुझे जो चीज की जरूरत है तुम वही काम करोगे, सिंपल। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा सिंथेटिक फेज। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, इसको रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज यहां से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ समझिए चीजों को, सिर्फ समझिए, अभी समझेंगे तो 12th में जाके बहुत सारी आसानी होगी, राइट। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 हो जाएगा आपका क्या, सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक मतलब सिंथेसिस होगा, सिंथेटिक फेज। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, सिंथेटिक फेज। और यहाँ पे क्या होगा, 3 चीजों को सिंथेसिस होगा। पहला क्या होगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसी स्टेप के अंदर हम लोग 3 डायग्राम ड्रॉ करने वाले, राइट। फर्स्ट क्या होगा, ये फर्स्ट मान लेते हैं होस्ट सेल है, क्या है ये एक होस्ट सेल है। अब जो बैक्टीरियल जो डीएनए था वो डिग्रेड कर जाएगा, तो यहाँ पे उसको डिग्रेड फॉर्मेशन में दिखा दीजिए। तो जो बैक्टीरियल जीनोम था यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिग्रेडेड बैक्टीरियल जीनोम। तो बैक्टीरियल जो जीनोम है वो क्या करेगा, डिग्रेड कर जाएगा, और इसके अंदर क्या रहेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज फाज डीएनए, दिस इज फाज डीएनए, राइट। पहले क्या करेगा वो, पहले वो एंजाइम सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, एंजाइम सिंथेसिस करेगा। क्यों एंजाइम सिंथेसिस करेगा, क्योंकि उसे रेप्लिकेशन करना है। क्यों रेप्लिकेशन करना है, कुछ ही देर में हमें समझ में आ जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये स्टेप 3 के अंदर हो है, ठीक है। पहले क्या करेगा वो, एंजाइम सिंथेसिस करेगा, बहुत सारे एंजाइम सिंथेसिस करेगा वो। पहले वो क्या करेगा, एंजाइम सिंथेसिस करेगा। अब एंजाइम सिंथेसिस के बाद वो क्या करेगा, याद करो, एग्जैक्टली बाद नहीं करेगा, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है, लेकिन हम लोग साइमल्टेनियस तो दिखा नहीं सकते, इसी वजह से अलग अलग स्टेप में तोड़ तोड़ के मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लेते हैं बैक्टीरियल होस्ट सेल है, ये अभी भी होस्ट सेल ही है, ओके, ये अभी भी क्या है, होस्ट सेल है, इसको याद रखना, दिस इज होस्ट सेल। अब वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। उसका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सेम ही रहेगा,
This is what? This is nothing but the this is nothing but the double stranded DNA, राइट। प्रोटीन क्यों सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन क्यों सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन इसलिए सिंथेसिस करेगा, याद करो जब हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने क्या देखा था कि मेजॉरिटी जो बैक्टीरिया का पार्ट है, चाहे उसका कैप्सिड हो, चाहे उसका कोर के ऊपर जो उसका शीथ है वो हो, टेल प्लेट हो, टेल फाइबर हो, मैक्सिमम चीजें जो है वो किससे बना है? प्रोटीन से बना है। इसी वजह से अगर हमें बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बनाने हैं, लाइटिक साइकिल का मेन उद्देश्य क्या है कि बहुत सारे लाइटिक बैक्टीरियोफाज बनाना, ताकि वो बैक्टीरियोफाज जाके आगे जाके होस्ट सेल को अटैक कर सके, राइट। यही तो उसका मेन रीजन है, मेन पर्पस है लाइटिक साइकिल का। तो वो क्या करेगा? इसी वजह से वो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये देखो, ये उसने कैप्सिड बना रहा है, वो क्या बना रहा है? कैप्सिड बना रहा है। क्या बना रहा है? देखो, कैप्सिड वो बना रहा है। और ये क्या बना रहा है? कोर बना रहा है, राइट। और ये छोटे छोटे टेल्स बना रहे हैं। ये सारे के सारे क्या है? प्रोटीन से बने हैं। सो इसी के अंदर ये स्टेप 3A, स्टेप के अंदर ये A, ये स्मॉल b क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करेगा वो? प्रोटीन सिंथेसिस। डिटेल मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है नहीं है, सिलेबस में तो ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो पहला क्या किया उसने? एंजाइम सिंथेसिस किया। उसके बाद क्या किया? प्रोटीन सिंथेसिस किया। अब एंजाइम सिंथेसिस हो गए, प्रोटीन सिंथेसिस हो गए, लेकिन सबसे जरूरी क्या है बैक्टीरियोफाज के अंदर? सबसे जरूरी क्या है? उसका जीनोम। लेकिन जीनोम तो एक ही है। ये मैंने 3 ड्रॉ इसलिए किया है समझने की आसानी के लिए, राइट। यहाँ पे 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये तो डीएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो वो तो एक ही है, लेकिन हमें कितनी जरूरत है? 1, 2, 3, 4, 5 जितने बैक्टीरियोफाज होंगे उतनी जरूरत है। तो अब क्या होगा? इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो इसी फेज के अंदर लिखेंगे जीनोम सिंथेसिस। रेप्लिकेशन को यह हमने क्या कह दिया? जीनोम सिंथेसिस। और रेप्लिकेशन कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होगा। रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। तो ए हो गया, बी हो गया। अब सी के अंदर क्या आ जाएगा? सी के अंदर आ जाएगा आपका क्या? सी में क्या होगा? सी में होगा आपका जीनोम सिंथेसिस। ये होस्ट सेल है, इसको होस्ट सेल मान लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जीनोम सिंथेसिस होगा। जीनोम कैसे सिंथेसिस होगा? इस डायग्राम को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। बाहर जाके देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो मान लेते हैं सर्कुलर डीएनए होता है बेसिकली, लेकिन हमारे आसानी के लिए हम लोग स्ट्रैंड मान के पकड़ के चलते हैं, ठीक है। ये एक डीएनए है मान लेते हैं, ये एक डीएनए है, राइट। ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का। डबल स्ट्रैंडेड मतलब 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट होंगे। एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया। अब ये 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। ये एक स्ट्रैंड हो जाएगा, ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया, और ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया। अब इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? इस स्ट्रैंड को हम लोग, पहले दोनों एक साथ थे, पहले क्या थे? पहले दोनों स्ट्रैंड एक साथ थे, अब दोनों अलग अलग हो गए। ये एक हो गया, ये एक हो गया, राइट। तो अब हम लोग इस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? टेम्पलेट बोलेंगे। टेम्पलेट मतलब यहाँ पे इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट बोलेंगे, और टेम्पलेट स्ट्रैंड करेगा रेप्लिकेशन करके खुद के जैसा एक और कॉपी बनाएगा। तो इसने क्या कर दिया? इसने अपने ही जैसा एक और कॉपी बना दिया थ्रू रेप्लिकेशन। ये बना दिया और इसने ऐसा कुछ बना दिया। इसको सेल मत समझिएगा, मैंने बस समझाने की कोशिश किया है कि कहाँ के पे क्या हो रहा है। यहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर को सेल बिल्कुल मत समझिएगा, ऐसा मत समझ लिएगा सेल के अंदर ये चीज चल रही है। नो, जस्ट ये यूनाइट है, इसको समझाने के लिए मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये 2 क्या होगा? फिर ये 2 अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिर ये 2 अलग हो जाएंगे। ये एक स्ट्रैंड यहाँ आ जाएगा, फिर एक स्ट्रैंड यहाँ आ जाएगा, और ये भी 2 अलग हो जाएंगे। एक स्ट्रैंड यहाँ आ जाएगा,
और एक स्ट्रैंड यहाँ आ जाएगा। फिर से क्या होगा, इनमें रेप्लिकेशन होगा, तो ये अपने जैसा एक और स्ट्रैंड बना देगा, और ये क्या करेगा, अपने जैसा एक और स्ट्रैंड बना देगा। ये क्या करेगा, अपने जैसा एक और स्ट्रैंड बना देगा, और ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, अपने जैसा एक और स्ट्रैंड बना लेगा। अब देखो, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड मिलके एक बैक्टीरियोफाज बना सकते हैं, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड मिलके एक और बैक्टीरियोफाज में जा सकते हैं, ये और ये मिलके एक और में जा सकते हैं, और ये स्ट्रैंड मिलके डबल स्ट्रैंड बना के जा सकते हैं। तो पहले हमारे पास दो अलग अलग स्ट्रैंड थे जो एक ही बैक्टीरियोफाज में जा सकते थे। अब हमारे पास चार अलग अलग स्ट्रैंड, मतलब चार अलग अलग पेयर है, ये और ये और ये और ये और ये। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए अब कितने हैं हमारे पास, चार हैं। तो चार अलग अलग बैक्टीरियोफाज में जा सकते हैं राइट। तो इसी को बोलने की मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, जीनोम सिंथेसिस होगा, और जीनोम सिंथेसिस होगा क्योंकि मुझे बैक्टीरियोफाज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी तो डालने हैं। नहीं, अगर मैंने ऐसे ही बना दिया तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही अंदर डालना भूल गया, तो आगे जाके क्या काम करेगा, कुछ काम करेगा, वो नहीं रहेगा। सिंपल, वो इन्फेक्शन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीनोम जो है वही इन्फेक्शियस पार्ट है उसका। तो थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा उसका जीनोम सिंथेसिस, राइट। ये सारे के सारे स्टेप जो थे वो स्टेप 3 के अंदर से। स्टेप 4 क्या हो जाएगा, स्टेप 4 क्या हो जाएगा, स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में हो जाएगा असेंबली। क्या हो जाएगा, असेंबली और फॉर्मेशन ऑफ न्यू फाज। इसको असेंबली फेज भी कहा जा सकता है और बोल जा सकता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू फाज। देखो, अब तक हमने क्या बनाया, बहुत सारे एंजाइम हमने बनाए, और क्या बनाया, बहुत सारे प्रोटीन सिंथेसिस करके बहुत सारे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बनाए हमने, और क्या बनाया, जीनोम सिंथेसिस करके बहुत सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सेट भी हमने बना लिया। अब उसको असेंबली तो भी करना है, तो क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं होस्ट सेल है, ये इसका क्या है, होस्ट सेल है, राइट। होस्ट सेल के अंदर अब क्या होगा, असेंबली होगा। कैसे, ऐसे असेंबल करेंगे, क्या करेंगे, असेंबल होगा। ये असेंबल हो गया एक बैक्टीरियोफाज, ये असेंबल हो गया दूसरा बैक्टीरियोफाज, ये असेंबल हो गया तीसरा बैक्टीरियोफाज, ये असेंबल हो गया चौथा बैक्टीरियोफाज, राइट। तो असेंबल हो गया। अब क्या होगा, ये बैक्टीरियोफाज के, हर बैक्टीरियोफाज के अंदर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होगा, और इस बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है, जो फाज डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम रहता है जिसको बोला जाता है लाइसोजाइम। उस लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, होस्ट सेल को रप्चर करता है। होस्ट सेल रप्चर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफाज जो है वो बाहर आ जाएंगे, और बाहर आके क्या करेंगे, और सेल जितने भी उनको जाके इन्फेक्ट करेंगे, राइट। तो स्टेप 5 क्या हो जाएगा, 1 एब्जॉर्प्शन, दूसरा इन्फेक्शन, थर्ड हो गया सिंथेटिक फेज, फोर्थ हो गया आपका असेंबली फेज, एंड फिफ्थ हो जाएगा लाइसिस। स्टेप 5 हो जाएगा क्या, स्टेप 5 हो जाएगा आपका लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या है, ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है, और बैक्टीरियोफाज क्या हो जाएंगे, होस्ट सेल से बाहर निकल जाएंगे। होस्ट सेल जो ऐसे क्या हो जाएगा, होस्ट सेल से बाहर निकल जाएंगे, राइट। अब इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है नहीं, तो रट्टा मार के क्या फ़ायदा, अगर आता भी तो भी रट्टा मार के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब क्या होगा, ये सारे के सारे जो है वो लाइसिस होके बाहर निकल जाएंगे। देख पा रहे हैं कि बैक्टीरियल जो सेल वॉल था वो कैसे रप्चर हो चुका है, यहाँ से ये रप्चर हो गया, और ऐसे करके क्या हुआ, रप्चर हो गया, रप्चर कर गया और बाहर निकल गया। किसकी वजह से रप्चर हुआ, बैक्टीरियोफाज का जो फाज डीएनए है उसमें एक एंजाइम है लाइसोजाइम,
लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या है? लाइसिस करना, मतलब सेल 1 को डिग्रेड करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप 5। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइटिक साइकिल, सिंपल, और कुछ खास है ही नहीं। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई मतलब बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में प्रेशर डाला? नहीं डाला। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपको समझना था, बस समझना था, बस उतना ही काम है इसके, और कोई काम और कोई फंक्शन आपका है नहीं। बिकॉज अभी आपको इसको समझ लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको लगेगा कि यार इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये जाके ये सारी चीज़ें का जब क्लिक करेगा कहाँ पे जाके, 12th में जाके जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे आप, तब ये सारी चीज़ें आपको क्लिक करेगा कि यार हाँ यार वहाँ पे पढ़ा था ऐसा, अच्छा तो इससे पहले ये हुआ था, इसके बाद ये हो रहा है, अच्छा, तब जाके ये सारी चीज़ें आपको क्लिक करने वाली है। उससे पहले आपको इस चीज़ों को इम्पोर्टेंस पता नहीं चलेगा, राइट। एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज लाइसोजेनिक साइकिल, वो भी बहुत ईजी है। तो हेडिंग डाल दीजिए लाइसोजेनिक साइकिल। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल, राइट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा? लाइसोजेनिक साइकिल में पहला तो स्टेप 1 सेम रहेगा, एड्सॉर्प्शन होगा। स्टेप 1 मैं ड्राइंग फिर से नहीं कर रहा हूँ, स्टेप 1 क्या रहेगा? सेम एड्सॉर्प्शन, ड्राइंग वहाँ से कर लीजिएगा आप, राइट। स्टेप 2 क्या रहेगा? सेम क्या रहेगा? इन्फेक्शन, ये भी ड्राइंग आप लाइटिक से कर सकते हैं, राइट। लेकिन स्टेप 3 में हम लोगों ने क्या देखा था? स्टेप 3 में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे आपका बैक्टीरियल जो डीएनए है वो डिग्रेड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? स्टेप 3 में क्या होगा? यहाँ पे स्टेप 3 क्या हो जाएगा? बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब है कि ये होस्ट सेल है, वहां पे क्या हो रहा था? वहां पे होस्ट सेल का जो डीएनए था वो क्या हो रहा है? वो डिग्रेड हो जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लाइसोजेनिक साइकिल हम क्या देखते हैं? लैम्डा फाज में देखा जाता है। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने लिखा दिया। वहां पे क्या देख रहा था हम लोग? वहां पे हम लोग देख रहे थे होस्ट सेल का जो जीनोम था वो डिग्रेड कर रहा था। अब क्या होगा? अब होस्ट सेल का डीएनए जीनोम जो है वो डिग्रेड नहीं करेगा। ये मान लेते हैं कि होस्ट सेल है, होस्ट सेल का डीएनए है, राइट। इस होस्ट सेल के डीएनए के साथ क्या होगा? जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो अटैच्ड हो जाएगा। ये रेड वाला जो पार्ट है होस्ट सेल का डीएनए है, और ये वाला जो पार्ट है ये वायरल डीएनए है जो इन्फेक्शन के थ्रू अंदर आया। इन्फेक्शन फेज ऑलरेडी, एब्जॉर्प्शन मतलब अटैचमेंट, ड्राइंग याद है आपको, इन्फेक्शन ड्राइंग याद है आपको। थर्ड है बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब वायरल डीएनए क्या करेगा? होस्ट डीएनए के साथ या होस्ट जीनोम के साथ अटैच कर जाएगा। अब क्या होगा? स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप 4 होगा इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा? इंडक्शन में बेसिकली क्या हो सकता है? यूवी रे से अगर इस सेल को हम लोग इंडक्ट करेंगे या ये सेल खुद ब खुद अगर बाइनरी फिशन में जाएगा तो क्या होगा? एक सेल से 2 सेल बनेंगे। इंडक्शन स्टेप 4 में क्या होगा? ये स्टेप 3 का डायग्राम है, राइट। ये स्टेप 3 का डायग्राम है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको कि यहाँ पे वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ अटैच्ड हो गया, दैट्स इट, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। दिस इज ऑल अबाउट स्टेप 4। स्टेप 3, स्टेप 4 में क्या हो जाएगा? स्टेप 4 में मान लेते ये सेल था, ये पहला सेल था, राइट, ये बैक्टीरियल जीनोम था, ये वायरल जीनोम था, राइट। अब इसमें क्या हुआ? बाइनरी फिशन हुआ, तो एक सेल से क्या बनेंगे? 2 सेल नहीं बनेंगे, राइट, 2 सेल बनेंगे एक सेल से। अगर एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो ये जो जीनोम था ये क्या होगा? रेप्लिकेट करेगा। तो अब क्या हुआ? अब होस्ट डीएनए या होस्ट जीनोम रेप्लिकेट किया, और वायरल डीएनए क्या किया? वायरल डीएनए बहुत समझदार है। वायरल डीएनए क्या किया? वायरल डीएनए ने अपना जो डीएनए था, वायरस ने क्या किया? अपना डीएनए इसके साथ अटैच कर दिया। उसने क्या सोचा? उसने देखा कि अगर ये बाइनरी फिशन करेगा
तो ये अपना जो जीनोम है उसको तो रेप्लिकेट करेगा ही। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जीनोम इसके साथ अटैच कर देता हूँ, तो ये जब रेप्लिकेशन में जाएगा तो मेरा वाला पार्ट जो है वो भी रेप्लिकेट हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी उसका भी रेप्लिकेशन होगा। तो हर सेल में क्या होगा, वायरल जीनोम के साथ, होस्ट जीनोम के साथ साथ वायरल जीनोम भी आ जाएगा। फिर मान लेते हैं ये भी क्या किया, इन्होंने भी क्या किया, आगे जाके क्या किया, ये भी आगे जाके बाइनरी फिशन किया इन्होंने भी। तो क्या हो जाएगा, एक और सेल बना, एक और सेल बना, एक और सेल बना, और एक और सेल बना। और हर सेल में क्या होगा, होस्ट जीनोम तो होगा ही, होस्ट जीनोम तो होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, उससे साथ साथ आपका वायरल जीनोम भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा, वायरल जीनोम भी प्रेजेंट होगा, राइट। अब ये क्या करेगा, स्टेप 5 में जाके क्या करेगा, स्टेप 5 में जाके ये क्या करेगा, स्टेप 5 में जाके ये क्या करेगा, डिटैचमेंट, मतलब इसको अबॉर्शन फेज भी कहा जाता है और डिटैचमेंट, या डिटैचमेंट। डिटैचमेंट में क्या होगा, डिटैचमेंट एक सेल को लेके पकड़ रहे हैं, ये एक सेल को हम लोग पकड़ रहे हैं, एक सेल में क्या होगा, ये ऐसा था, अब ये क्या करेगा, डिटैच्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये आपका होस्ट जीनोम हो गया, क्या हो जाएगा, होस्ट, या इसको बैक्टीरियल जीनोम भी बोल सकते हैं, जीनोम। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज दिस इज दिस इज व्हाट, दिस इज वायरल जीनोम। तो इसने क्या किया, इसने पहले क्या किया, ये जाके बैक्टीरियल जो डीएनए था उसको डिग्रेड नहीं किया, उसके साथ अटैच्ड हो गया। तो जब भी बैक्टीरिया जब बाइनरी फिशन में गया तो क्या हुआ, उसने अपना जीनोम तो रेप्लिकेट किया ही, उसके साथ साथ वायरल पार्ट जो पार्ट था उसको भी रेप्लिकेट किया। इसी वजह से वायरल पार्ट यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। फिर फर्दर जब बाइनरी फिशन हुआ तो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। फिर एक सेल को पकड़ के हम कर, हाँ हर सेल में सेम ही प्रोसीड्यूर होगा, लेकिन एक सेल को पकड़ के हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, होस्ट सेल जीनोम अलग हो जाएगा और वायरल जीनोम अलग हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये वाला जो सेल होगा, ये वाला जो सेल, होस्ट जीनोम अलग हो गया, वायरल जीनोम अलग हो गया। अब ये क्या करेगा, अब ये यहां से चला जाएगा कहाँ, यहां से वो चला जाएगा सीधा लाइटिक साइकिल में। कहाँ चला जाएगा, लाइटिक साइकिल में चला जाएगा। क्लियर, सिंपल। तो लाइसोजेनिक यहां से लेके यहां तक लाइसोजेनिक पार्ट था, और ये सेल अब क्या आ जाएगा, अब लाइटिक साइकिल में चलेगा। अब लाइटिक साइकिल में जो जो प्रोसेस है वही होगा, जाके क्या करेगा, होस्ट जीनोम को डिग्रेड कर देगा। होस्ट जीनोम को डिग्रेड करने के बाद क्या करेगा, वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, एंजाइम सिंथेसिस करेगा, जीनोम सिंथेसिस करेगा, फिर बैक्टीरियोफाज बनाएगा, फिर लैम्डाफाज बनाएगा, और उसके बाद जाके बस्ट आउट कर जाएगा, सिंपल। सिर्फ पहले के कुछ स्टेप्स अलग है। एब्जॉर्प्शन इन्फेक्शन फेज सेम ही है, खाली बाइंडिंग वाला, इंडक्शन और डिटैचमेंट, ये 3 फेज आपके लाइटिक साइकिल में नहीं थे। बाइंडिंग में क्या हुआ, इसने क्या किया, वायरल बैक्टीरियल डीएनए के साथ अपना डीएनए जो है उसको अंदर कर दिया, और बैक्टीरियल डीएनए के साथ अपना क्या किया, रेप्लिकेशन कर लिया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और अलग अलग सेल में आ गया। अब ये सेल जाके बहुत सारे बैक्टीरियोफाज बना सकते हैं, ये जाके बहुत सारे फाज बना सकते हैं, ये जाके अलग से अलग फाज बना सकते हैं, और ये हर एक सेल आगे जाके क्या करेगा, लाइटिक साइकिल में चला जाएगा और बहुत सारे फाज बनाएंगे। इसी वजह से लाइसोजेनिक साइकिल को सबसे डेंजरस साइकिल बोला जाता है एज कंपेयर टू द लाइटिक साइकिल। क्योंकि लाइटिक साइकिल में क्या हो रहा था कि एक टाइम पे एक ही सेल इन्फेक्ट हुआ, और वो एक ही सेल बैक्टीरियोफाज बनाया, और बैक्टीरियोफाज बनाने के बाद वो जाके अलग अलग सेल को इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सेल इन्फेक्ट हुआ और वो तुरंत ही बाइनरी फिशन करके अलग अलग सेल बना दिया। अब देखो ये सेल कुछ फाज बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे थ्रू लाइटिक साइकिल, और ये सारे के सारे जो फाज है ये कितने सारे सेल्स को एक ही टाइम पे डैमेज कर सकते हैं। इसी वजह से लाइसोजेनिक साइकिल को सबसे ज्यादा डेंजरस साइकिल माना जाता है एज कंपेयर टू द लाइटिक साइकिल। सो राइट,
तो बस इतना ही आपको समझना था। यहाँ पे रट्टा मारने वाली कोई चीज़ें हैं नहीं, बस समझने वाली चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दिया। ये आगे जाके 12 में जब आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तब बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है आपको। समझना है, रट्टा कुछ नहीं मारना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आपने आज का पढ़ाई एंजॉय किया होगा। और कल हमारा जो वायरस और जो किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर था वो भी खत्म हो जाएगा, वायरस भी खत्म हो जाएंगे, और हम लोग कल खत्म होने के बाद एक बार बैठ के एनसीईआरटी से वायरस को मार्क कर लेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।